Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. आज का जो इमिग्रेशन टॉपिक है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा या स्टूडेंट के डिपेंडेंट होने का जो वीज़ा जो है उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। ये तमाम वीज़ाज, चाहे ये सिविल मैरिज है या आपकी जो पार्टनरशिप मैरिज होती है, प्रपोज्ड मैरिज है, इसको जैसे भी आप जौन सी भी मैरिज का आप नाम देना चाहें, लेकिन उस वीज़ा में स्विचिंग से पहले जो होता है आपने अपनी मैरिज को जो है वो रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होता है। ये है जी आज का जो बेसिक टाइटल है आज की इस वीडियो का। आप यूके में असाइलम पे हैं, आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आप यूके में किसी और वीज़ा पे हैं, लेकिन अब आपने जो है वो मैरिज अपनी रजिस्टर्ड करनी है। अभी हम मैरिज वीज़ा की तरफ जो है वो बाद में जाएंगे। आज सिर्फ हम फोकस करना चाह रहे हैं कि ये जो आपने अपनी सिविल मैरिज को या जो अपनी मैरिज को जो होता है वो रजिस्टर्ड जो करवाना है उसकी रीजंस क्या होती हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बहुत से लोग जो है अक्सर पूछते रहते हैं कि जी हमने अपनी मैरिज को जो है वो कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप जिस जोन में आप रहते हैं, जिस आप एरिया में आप रहते हैं, जिस टाउन में आप रहते हैं, वहाँ पे आप जो है मिनिमम पिछले 7 डेज से वहाँ पे रहना आपके लिए लाजमी है। आपके नाम का जो है वहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस का होना जो है वो लाजमी है। इस कुड बी एनीथिंग, जो है आपका वो काउंसिल टैक्स का बिल हो सकता है, वाटर का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिक बिल है, आपका वोटर आईडी जो है वो हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग जो है जो आपका नाम जो है वो शो करे कि जी कि आपका ये एड्रेस है। अब आपका या आपके पार्टनर का जहाँ पे आप पिछले लास्ट मिनिमम 7 डेज से वहाँ पे रहते हो। फिर आपने जो लोकल आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जो लोकल काउंसिल के अंडर होता है, आपने उनसे कांटेक्ट करना होता है। वहाँ पे आपको कॉल करनी पड़ती है जी पहले। जब आप कॉल करेंगे उनको, उसके बाद जो है वो आपको एक डेट देते हैं कि जी आप उस डेट के ऊपर आप वहाँ पे उनके पास जाइए। उनका काम जो होता है वो मैरिज को रजिस्टर्ड करना होता है, लेकिन उससे पहले चूंकि आपका जो वीज़ा होता है, जो आपका इमिग्रेशन स्टेटस है, वहाँ पे लिखा होता है सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल। सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको यूके में रहने के लिए, लीव टू एंटर के लिए, लीव टू रिमेन के लिए आप उनके मोहताज हैं, आप उनके अंडर हैं कि आपके पास वीज़ा है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। सो इसके लिए जो सिस्टम ये होता है कि वो आपको आप कहते हैं जी आप अपनी वैलिड आईडी के साथ जो है आप उनके पास जाएं। कि वैलिड आईडी क्या है? यू नीड टू प्रूव 2 डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपने उनको दिखाने। नंबर 1 एक आपकी पिक्चर आईडी, नंबर 2 आपका जो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, इट कुड बी एनीथिंग, जो यूटिलिटी बिल जो होता है वो भी हो सकता है। सो एक आपकी आ गई पिक्चर आईडी, एक आपका आ गया प्रूफ ऑफ एड्रेस आ गया, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका वीज़ा स्टेटस जो है वो उन्होंने देखना लाजमी है। सो स्टूडेंट हैं तो आपका स्टूडेंट का जो आपका BRP कार्ड है वो आपका शो करेगा। क्या आप असाइलम सीकर हैं तो आप मैरिज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? तब भी आंसर यस आता है। आपको अपना ARC कार्ड जो होता है, जिसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, ARC कार्ड, वो आपकी एक आईडी के तौर पे जो है वो आपको यूज़ करते हैं, वो देखते हैं कि जी ये क्या है। सो BRP के ऊपर स्किल्ड वर्कर वीज़ा है आपका, या स्टूडेंट वीज़ा है, या ARC के ऊपर जो है वो आपकी पिक्चर लगी होती है। ये आपने उनको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जो ही उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई कर लिए, उन्होंने उसकी पिक्चर्स ले ली, वो ओरिजिनल आपके कीप नहीं करते, वो सिर्फ ओरिजिनल आपके देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद उन्होंने कॉपीज़ वगैरह लेने के बाद उन्होंने वो होम ऑफिस को भिजवाने होते हैं। होम ऑफिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वहाँ पे उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। सो उसके बाद जो है क्या वो आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपको स्टेट में आपको ईमेल का रिप्लाई आ जाता है, या वो आपको इंटरव्यू भी कॉल कर सकते हैं। सो उसमें वो इंटरव्यू भी कॉल कर सकते हैं। सो इंटरव्यू का मकसद ये नहीं है होता कि जी कि आप के ऊपर कोई डाउट किया जा रहा है तो वो तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलवा रहे हैं। डाउट भी किया जा सकता है, तब भी वो इंटरव्यू के लिए बुलवा सकते हैं, लेकिन सम टाइम वो बगैर विदाउट डाउट भी आपको बुलवा सकते होते हैं। सो इसमें अब मैं
ये थी बेसिक एक आपको तफसील देना, लेकिन अब मैं आपको असल लॉ की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि क्या है। सेक्शन 50 जो होता है जी, ये नोटिस ऑफ इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की हम बात कर रहे हैं। सो इसमें अंडर सेक्शन 50 जो है वो आपको एक नोटिस दिया जाता है जिसका मकसद ये होता है कि अब हमने आपका जो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी है। फिर उसमें आ जाता है जी इन्वेस्टिगेशन फॉर अ प्रपोज्ड मैरिज और सिविल पार्टनरशिप, दोनों कंडीशन में आ जाता है जी सेक्शन 50 ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट जो है 2014 जो है ये उसके मुताबिक बाय लॉ ये लाजमी है कि जो सेक्शन 50 की इन्वेस्टिगेशन, जो सेक्शन 50 इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक कि कोई भी शख्स जो है अगर वो इमिग्रेशन कंट्रोल पे आता है, सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है, सो देन द होम ऑफिस जो है वो आपको अंडर सेक्शन 50 इमिग्रेशन एक्ट 2014 के तहत जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वो आप से मज़ीद तफसील जो है वो ले सकते हैं। उसमें फिर फर्दर क्या आता है जी कि जो होम ऑफिस का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जो इस तरह की सारी चीज़ों को टैकल करता है, वो जो देखता है, उसमें आए थे कि सेक्शन 48 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 2014 के मुताबिक जो है इन्वेस्टिगेशन टीम फोकस ऑन दी जेन्युइननेस एंड रिलेशनशिप जो है वो उसको देखना चाह रहे होते हैं। वो देखना ये चाह रहे होते हैं कि क्या ये एक जेन्युइन मैरिज है या एक शैम मैरिज है, एक फ्रॉड की मैरिज है, धोखे की मैरिज है, इसमें सिर्फ वीज़े के लिए मैरिज ये कर रहे हैं। सो इस जो इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ देखना कि जी कि ਤੁਸੀਂ एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ हो, नहीं, उन्होंने ये देखना है कि जी ये मैरिज जेन्युइन है कि नहीं। ये और ऑब्वियसली उसमें ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उस वक्त इसी चीज़ों के आ जाते हैं जी। अच्छा, इसमें अब फर्दर क्या आ जाता है जी कि वो जिस वक्त आपको इस तरह का अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं या आपको इंटरव्यू के लिए बुलवाते हैं, फेस टू फेस बुलवाते हैं या फ़ोन पे लेते हैं, सो टेक्निकली तौर पे वो आपसे ऑरली ज़बानी लिख के मुख्तलिफ तरीक़ों से दोनों पार्टीज़ को सामने बैठा के सेपरेट करके अलग-अलग करके वो किसी भी तरीके से जो है वो आप से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और आपसे मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो करेंगे आपको चेक करने के लिए कि जी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी। अच्छा, सम टाइम इसमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है अगर आपने कोई गलत बयानी उनसे की है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या आप ने उनको सिस्टम को अब्यूज़ करने के लिए सच कुछ ऐसा किया है, तो इट कुड भी जो है वो उसमें कोई इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। और ये जो एक लाइन उन्होंने लिखी होती है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड या कुछ ऐसा है। सो दैट डजंट मीन कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी हुई है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन काहे की। तो इसका मतलब है कि अभी जिस दिन आपकी मैरिज हो जाती है, जिस दिन आपको मैरिज सर्टिफिकेट या सिविल पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ढोल तुसी उस दिन बजाना है। सो उससे पहले जो है वो सम टाइम जो है वो बहुत से केसेस में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ भी आ जाती है जी। अच्छा जी, अब इसी पॉइंट की जो दूसरी तरफ चलते हैं कि क्या जो एविडेंस होती है उसमें उन्होंने क्या देखना आपके लिए लाजमी होता है। वो जो देखना चाह रहे होते हैं वो आपका पासपोर्ट, आपकी वैलिड आईडीज़, फिर आपका अगर बैंक स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली वो पिछले कुछ टाइम की, सम टाइम अगर 3 मंथ से हैं या कुछ 6 मंथ्स की है, लेकिन मेन ये है कि वो डिपेंड करेगा कि किस वीज़ा में कौन सी है, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट है या फिर आपका टेनेंसी एग्रीमेंट जहाँ पे आप अकोमोडेशन तो आपकी होनी चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं। ये नहीं कि आप कहें जी कि अकोमोडेशन तो है ही को नहीं, मैं फ़िलहाल हॉस्टल में हूँ, ये मेरी वाइफ जो है ये अपनी फ्रेंड के घर में है, फ्यूचर में जब हम मैरिज होगी तो फिर हम किसी दोस्त के घर में रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है वो सिचुएशन में डाउटफुल सी पोजीशन लेके आती हैं। सो इसलिए ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी होंगी। अगर किसी की सेकंड मैरिज हो रही है, चाहे वो मेल की है, फीमेल की है, जो भी जेंडर है आपका, सो उसमें यह है कि अगर किसी की सेकंड मैरिज है, सो प्रीवियस डिवोर्स सर्टिफिकेट जो होता है वो इसमें वो देखना ये चाह रहे होते हैं कि डिवोर्स कब हुई, कहाँ से हुई, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो चीज़ें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। फिर रिलेशनशिप की एविडेंस में एक्चुअली आज आके ये जो मैरिज इन्वेस्टिगेशन है, ये सारे का सारा इसका जो फोकस है जी वो आपके रिलेशनशिप बेस पे आता है कि क्या आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। ये थी जी आज का एक सिविल पार्टनरशिप या सिविल मैरिज जो है वो आप रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है
وہ اس کی انویسٹیگیشن کیسے کرتی ہے. اگر سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی بلے بلے خیر صلاح. تو وہ جو آپ کی میرج کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کر دیں گے اور پھر وہ آپ کو میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. جب آپ کو میرج سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں, سول پارٹنرشپ یا میرج سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے, پھر آپ کا سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ نے ویزا پروسیس کرنا ہوتا ہے. سو ویزا پروسیس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ اسکل ورکر ویزے کا ڈپینڈنٹ ہے, اسپاؤس کا ہے یا باقی ہے. ان کے رولز جو ہیں ہر اپلیکیشن کے علیحدہ علیحدہ آ جاتے ہیں. لیکن آج کی ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی. مجھ سے ملنا چاہیں تو آپ اپوائنٹمنٹ بنا کے فون کنسلٹیشن لے کے پھر یہاں پہ آ سکتے ہیں جی. اور آج کی ویڈیو میں جاتے جاتے ایک اور میں بات کروں گا. کل کوئی صاحب تھے پاکستان سے, ان کا نمبر تھا جی, پاکستان سے کال کر کے واٹس ایپ کے اوپر کال کر کے جی میں نے کوئی بات کرنی ہے, مجھ سے بات کر لیجئے. پھر اس کے بعد ہماری ٹیم نے ان کو رپلائی دیا کہ یہ ہمارا ہیلپ لائن کا نمبر ہے, آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کرنا پڑے گی. انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں. وہ پھر انہوں نے بتایا, اوبیسلی ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر سے 0092 کا نمبر ہے, پاکستان کا ہی ہے, لیکن آپ کو فون کنسلٹیشن بک کرنا ہوگی. میں ریسیپشنسٹ ہوں, میں رپلائی نہیں دے سکتی ہوں, میں صرف جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے. پھر بھی انہوں نے وہ لمبی چوڑی پھر باتیں لکھنی شروع کر دی. پھر ان کو گیا, پھر 8-10 پھر کالیں, اوپر لکھا بھی ہوا ہے پلیز ڈو ناٹ کال, ہم کالز نہیں لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود 8-10 کالیں, پھر اس کے بعد جو ہے کالز پہ کال. پھر اس کے بعد جب میسج گیا ہے, الٹیمیٹ یہ ہے کہ ٹیٹ ہو بھی سن تے ٹیٹ ہسی بھی سن تے بعض ہسی بھی نہیں آئے, نہیں فون اٹھایا, نہ ہم نے رپلائی دیا ہے. سو اس لیے ہمارا ٹائم تو ویسٹ نہیں ہوا, کیونکہ وہ جڑی ریسیپشنسٹ یا ریسیپشن دے اتنے اسی بندہ ایڈمن بٹھایا ہوتا ہے, وہ تو تنہائی اسی چیز کے لیتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نا, یہ کالز کا یا کچھ باقی. سو اس لیے کائنڈلی اپنا بھی ٹائم بچایا کریں اور اگلے کا بھی. اینڈ بی میچور جو ہے وہ پروفیشنل فرم ہے ہم, اس میں اپنی کنسلٹیشن بک کیا کریں, اپنی فیس پے کیا کریں. پھر ہم جو ٹائم دیتے ہیں ہم کال بیک کرتے ہیں اور اپنی لیگل ایڈوائس لے لیا کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ, تھینک یو.